नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। सबसे पहले बात चुनावी साल में शिक्षकों और छात्रों को मिलने वाले तोहफे की। देहरादून में सीएम पुष्कर धामी के साथ शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने शिक्षा विभाग की बैठक ली, जिसमें सीएम धामी ने कई बड़े फैसले लिए हैं। पहला बड़ा फैसला यह है कि 9वीं से 12वीं क्लास के सभी छात्रों को मुफ्त किताबें दी जाएंगी। इसके अलावा इंग्लिश और कंप्यूटर के लिए गेस्ट टीचर्स की नियुक्ति भी की जाएगी। सरकारी स्कूलों के 12वीं क्लास के 100 टॉपर छात्रों को 5 साल तक हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप भी मिलेगी। साथ ही साथ टीचर्स के ट्रांसफर के मामलों को भी जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। टीजी एजुकेशन की अध्यक्षता में इसके लिए सेल का गठन भी किया जाएगा। ये कई बड़े फैसले लिए गए हैं सीएम पुष्कर धामी की तरफ से। चुनावी साल में शिक्षकों और छात्रों के लिए उनकी तरफ से ये बड़े फैसले लिए गए। छात्रों और शिक्षकों को सौगात मिली है सीएम की तरफ से। चुनावी साल में शिक्षा विभाग पर सीएम का फोकस है। कक्षा 9 की छात्राओं को साइकिल देने पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा मैदानी इलाके की छात्राओं को भी साइकिल दी जाएगी। पहाड़ के छात्रों को 2850 रुपए के वजीफे पर भी विचार किया जा रहा है। पद खाली है तो निश्चित ही इस पर व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए सकारात्मक एक अधिकारी को निर्देशित किया है कि कुछ दिनों के अंदर तत्काल इसका प्रस्ताव बना के लाएं, ताकि प्रधानाचार्यों की जो व्यवस्था है इसको कैसे ठीक किया जाए, इसको मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है। और देहरादून से हमारे सहयोगी भारती सकलानी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। भारतीय, चुनावी साल में इन तमाम बड़े फैसलों के क्या मायने हैं? देखिए अमित, ये वो तमाम पॉइंट्स हैं जिनको लेकर लगातार मांग की जा रही थी। आप समझिए, शिक्षा विभाग एक बड़े डिपार्टमेंट्स में शुमार होता है और लंबी मांग यहाँ पर रहती है। आप देखते होंगे आए दिन आंदोलन होते रहते हैं, स्टूडेंट्स की कई समस्याएं यहाँ पर देखने को मिलती है। तो गर्ल चाइल्ड को लेकर ये एक बड़ा फैसला यहाँ पर कहा जा सकता है। जब जो पहाड़ों की लड़कियां हैं वहां पर उनको ये कहा जा रहा है कि 2850 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा जो मैदानी क्षेत्र की लड़कियां उनको साइकिल यहां पर दिए जाने पर विचार किया जा रहा है। उसका प्रस्ताव जो है ये कह दिया गया है सीएम की तरफ से अधिकारियों को कि जल्द से जल्द तैयार किया जाए। इसके अलावा अगले साल से ये फैसला लिया जा रहा है कि फ्री बुक्स यहां पर दी जाएंगी बच्चों को। तो ये सीधे तौर पर आप इलेक्शन से जोड़ते हुए इसे समझिए कि अभी हाल फिलहाल में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, अगले साल चुनाव है और उस चुनावों को लेकर किस तरीके से सरकार जो है वो प्लानिंग कर रही है, सीएम का किस तरीके से फोकस है कि बच्चों को यहाँ पर बुक्स फ्री में दी जा सके, क्योंकि लगातार ये समस्या यहाँ पर उठ खड़ी होती है। अभी तक की जो व्यवस्था है वो आपने देखा होगा, डीबीटी के जरिए छोटी क्लासेस के जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर पैसा दिया जाता है, लेकिन अब क्लास 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए भी ये व्यवस्था यहाँ पर की जा सके, इसको लेकर यहाँ पर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा प्रिंसिपल का आपको ध्यान होगा कि प्रदेश में अब भी प्रिंसिपल्स के कई पोस्ट जो है वो खाली है। स्कूल में सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि प्रिंसिपल्स जो है वही सारे काम भी कर रहे हैं, वही बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। इस बात को लेकर लगातार जो है आंदोलन यहाँ पर आए दिन हमने देखे हैं। तो इन तमाम पॉइंट्स को लेकर, ताकि जो शिक्षा विभाग की समस्याएं हैं उनको किस तरीके से सरकार गंभीरता से ले रही है, इसको हम इस वजह से भी समझ सकते हैं कि चुनावी साल है और चुनावी साल में सरकार ये चाहती है कि ये तमाम मुद्दे ना उठें, और इसलिए इस मीटिंग में ये तमाम बातों पर फोकस भी किया गया। ठीक है भारती, हमने देखा था 2012 विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव ने कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो लैपटॉप देंगे, उसके बाद पूरा माहौल बदल गया था। अब जबकि सीएम की तरफ से बड़े फैसले लिए गए हैं, तो छात्रों की तरफ से और शिक्षकों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है, उनके भीतर किस तरीके का उत्साह है? सकारात्मक तौर पर देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि देर से ही सही, लेकिन सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि ये समस्याएं हैं और इन समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण होना चाहिए। इस बात को लेकर शिक्षकों में भी काफी खुशी है, क्योंकि ये बातें वो बातें हैं जिसको लेकर लगातार आंदोलन होते रहे हैं, जो गाहे बगाहे ये कहा जा सकता है अमित कि उठती रही हैं। चाहे वो स्टूडेंट्स इस बात को लेकर सवाल उठाते रहे हो या फिर टीचर्स इस बात को लेकर लगातार शिक्षा मंत्री से मिलते रहे हो, इन बातों को इस मीटिंग में रखा गया है और ये कहा गया है कि अगले साल से इन बातों को लेकर पहले तो जल्द से जल्द प्रस्ताव तैयार किया जा सके और किस तरीके से इन समस्याओं को दूर किया जाएगा, इसके निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया भारती, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
आगे बढ़ते हैं और अब उत्तराखंड की हवाई सेवाओं से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर है। सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच वर्चुअल मीटिंग हुई है, जिसमें केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने बताया कि जौलीग्रांट एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन 7 अक्टूबर को किया जाएगा। सिंधिया ने कहा कि जौलीग्रांट से देश के दूसरे शहरों के लिए कनेक्टिविटी बढ़ने वाली है और साथ ही उन्होंने बताया कि उसी दिन पिथौरागढ़ से पंतनगर के बीच हेलीकॉप्टर उड़ान को फ्लैग ऑफ किया जाएगा। इसके अलावा सिंधिया ने बताया कि देहरादून और पिथौरागढ़ के बीच भी हेली सेवा जल्दी शुरू हो जाएगी। उत्तराखंड में 13 जगहों पर हेलीपोर्ट भी बनाए जाएंगे और इनमें से 11 हेलीपोर्ट की डीपीआर तैयार भी हो गई है। सीएम धामी और सिंधिया के बीच वर्चुअल मीटिंग में ये सब कुछ तय किया गया। हल्द्वानी में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक में जोरदार हंगामा हो गया और कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत का विरोध किया गया। असल में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक में हरीश रावत को 2022 के लिए पार्टी का चेहरा घोषित करने का प्रस्ताव पारित हुआ, जिसका बैठक में मौजूद ज्यादातर लोगों ने समर्थन भी किया। लेकिन प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत ने इस प्रस्ताव का विरोध कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हरीश रावत जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि इसके बाद रणजीत रावत ने भी नारेबाजी कर रहे लोगों को जवाब दिया और कहा कि वो भी किसी से दबते नहीं हैं। बाद में पूर्व मंत्री हरीश दुर्गापाल ने मामले को शांत कराया। इस तरह से कांग्रेस के किसी साथी की आवाज दबाने की कोशिश करोगे, कुछ नहीं होने वाला। दबने वाले हम भी नहीं है, ना दबे आज तक। ये मैं कह देना चाहता हूँ, कोई गलतफहमी ना पाले। और जो लोग कह रहे हैं कि शर्त में ये हुआ वो हुआ, अरे गए तुम थे, दावे तुम कर रहे थे, 15,000 से जीत रहे, नतीजा गलत आया तो तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी क्या है। दरअसल इन दिनों पंजाब कांग्रेस की राजनीति का सीधा असर उत्तराखंड कांग्रेस की राजनीति पर भी देखने को मिल रहा है। नेता विपक्ष प्रीतम सिंह का यह कहना है कि पंजाब में चुनाव मुख्यमंत्री के नाम पर होना चाहिए, अध्यक्ष के नाम पर नहीं। प्रीतम ने कहा कि 2017 में उत्तराखंड में अध्यक्ष किशोर उपाध्याय की स्थिति क्या रही सबके सामने है, इसलिए मुख्यमंत्री के नाम पर चुनाव होना चाहिए। वहीं प्रीतम सिंह ने सवाल किया तो हरीश रावत ने जवाब भी दिया। हरीश रावत ने कहा कि पंजाब या फिर उत्तराखंड में क्या होगा, यह फैसला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को करना है। जहां पर मुख्यमंत्री होता है वहां पर सदैव मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है। उत्तराखंड राज्य में भी 2017 में हम मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़े थे और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे उनकी क्या स्थिति आपको भली भांति उसकी जानकारी है। मैंने कोई ऐसा ट्वीट नहीं किया और मीडिया को अपने तरीके से स्पेकुलेट करने का अधिकार है। अपने अपने तरीके से कुछ लोगों ने यूज़ करने के लिए कट एंड पेस्ट तरीके से इन चीज़ों को इस्तेमाल किया है। और क्या उत्तराखंड में होगा, क्या पंजाब में होगा आगे, वो कांग्रेस अध्यक्ष तय करेंगे। राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। अनिल बलूनी ने चमोली जिले के गैरसैंण और कर्णप्रयाग ब्लॉक में मोबाइल कनेक्टिविटी की समस्या को लेकर बातचीत की। अनिल बलूनी ने बताया कि कनेक्टिविटी नहीं होने से इन दुर्गम इलाकों में जनता को परेशानी होती है और ऑनलाइन पढ़ाई में भी बाधा आती है। बलूनी के अनुरोध पर केंद्रीय मंत्री ने जल्द से जल्द इन 14 जगहों पर संचार सुविधा बहाल करने और समस्याओं को सुलझाने का निर्देश दिया है। बीएसएनएल के साथ ही निजी ऑपरेटर्स को भी इसके लिए कहा जाएगा। पौड़ी विधानसभा सीट से 2012 के विधानसभा चुनाव में 2500 वोटों से हारने वाले बीजेपी के प्रत्याशी घनानंद एक बार फिर से 2022 विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं। उत्तराखंड के प्रसिद्ध हास्य कलाकार के साथ उत्तराखंड संस्कृति साहित्य और कला परिषद के उपाध्यक्ष रहे घनानंद का यह कहना है कि 2012 में भाजपा द्वारा जब उन्हें अचानक से प्रत्याशी बनाया गया था तब उन्हें समय नहीं मिल पाया था। उनका कहना है कि पौड़ी सीट पर इस बार उनकी दावेदारी मजबूत है और उन्हें पार्टी पर विश्वास है। 2012 में मैं भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया था। अब बहुत कम समय था, मैं कम वोटों से हार गया। अब हार नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो भी है मेरे पास समय नहीं था और आज भी मैं मेरी दावेदारी 22 के लिए बिल्कुल पक्की है। और अब खबर पौड़ी से, जहां पर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के लिए अपनी जमीन देने वाले किसान परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जमीन देने के बावजूद आज तक उन्हें मुआवजा नहीं मिल पाया है।
बता दें कि पौड़ी के कोट और खिरसू ब्लॉक के लोगों ने रेलवे के लिए जमीन दी है और उन्हें मुआवजा देने का भरोसा दिया गया था, लेकिन आज तक उन्हें मुआवजा मिला नहीं। 5 साल हो गए हैं, हम खेती से भी बैठ गए, खेती भी नहीं कर पा रहे हैं और ना ये फसल का मुआवजा दे रहे हैं। वादा किया था उन्होंने, लेकिन वो भी नहीं दिया अभी तक। जमीन मुआवजा दिया, रोजगार भी नहीं दिया। गुस्सा इसी बात को लेकर सर, अभी तक 5 साल हो गए मुआवजा नहीं मिला। मीटिंग पे मीटिंग हो रही है, दिलासा दिया जा रहा है। एडीएम साहब है, उन्होंने लिख के लिया था कि 2 महीने के अंदर काम हो जाएगा, वो भी नहीं हुआ। प्रशासन बीच में नहीं आएगा, फिर ये पुलिस लेके आ रहे हैं। देखिए, रेलवे का हमने आरएनएल मद में ये तय किया है कि अगर किसी की भी ज़मीन जाती है या मकान जाता है तो उनको 4 गुना ज़्यादा दाम दिया जाएगा। और मैं कह सकता हूँ कि भारत सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। अगर कोई ऐसा मैटर होगा तो निश्चित रूप से हम उस मैटर को भी सुलझाने का काम करेंगे। टिहरी जिले में बढ़ते स्क्रब टाइफस के मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया है और सैंपलिंग तेज कर दी गई है। स्क्रब टाइफस बीमारी एक बैक्टीरिया के जरिए फैल रही है जिसमें तेज बुखार आ जाता है और बच्चों में इसका असर ज़्यादा देखा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा ऐसे क्षेत्रों में जहां बुखार की शिकायत ज़्यादा है वहां पर टीम बनाकर भेजी जा रही है और सैंपलिंग कलेक्ट की जा रही है। जो भी इस टाइप के केस आते हैं उसके लिए तुरंत फिर हम लोग वहाँ टीम भेज के या अपने दूरभाष के माध्यम से वो पता करते हैं। तो यदि हमको लगता है कि इसमें कुछ अलग टाइप की बीमारी डायग्नोस हो रही है तो उसके हम सैंपल भी दिल्ली NCDS में भेज के उनकी टेस्टिंग भी कराते हैं। चंपावत पुलिस कप्तान ने मानवता की मिसाल पेश की है। एसपी देवेंद्र पींचा जब देहरादून जा रहे थे उसी वक्त नैनीताल हाईवे पर गड़प्पू में सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को देखा उन्होंने, जिस पर एसपी ने अपनी गाड़ी रोकी और घायल छात्रों को सरकारी वाहन से अस्पताल भेजा। सभी छात्र नैनीताल के शेरवुड स्कूल के थे जो अपनी पढ़ाई पूरी कर घर लौट रहे थे, तभी हादसा हो गया। देहरादून में बढ़ती ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए डीजीपी ने जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की। डीजीपी ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर ट्रैफिक की समस्या से निपटने को लेकर चर्चा की और साथ ही दुर्घटना संभावित इलाकों में सावधानी बरतने को लेकर अधिकारियों को निर्देशित भी किया। इसके साथ बैठक में थाने, चौकियों और ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारियां भी तय की गई। डीजीपी ने कहा कि बेवजह किसी आम आदमी का चालान न किया जाए। हमने एसएसपी साहब को कहा है कि उनके साथ लगातार मीटिंग करके प्रयास करें कि एक तो वो कम से कम लोगों को परेशानी हो जब उनके काम चल रहे हों या रात्रि के समय हो, और कोशिश करें कि डेडलाइन से पहले हो जाए। तो ये हमारा प्रयास रहेगा। ऋषिकेश के गंगा तट पर दूर दूर से आए श्रद्धालु अपने पितरों को तर्पण करके मोक्ष की कामना कर रहे हैं। प्राचीन समय से श्राद्ध और तर्पण का विशेष महत्व रहा है। मान्यता है कि गंगा तट पर किए गए श्राद्ध से तर्पण का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। इसमें जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे दादा, पिता, बुढ़ा, 3 गोत्रों के जो है इसमें तर्पण दिए जाते हैं और इस तर्पण को देने से जो हमारे पितृ हैं उनका मोक्ष की कामना के लिए जो है हम जो है इन तर्पणों को देते हैं। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। 2022 की चुनावी तैयारी में उत्तराखंड में बीजेपी के राष्ट्रीय नेता मोर्चा संभालेंगे और अक्टूबर से राष्ट्रीय नेताओं के दौरों का शुरुआत भी होने वाली है। 2022 के चुनाव को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय नेता अक्टूबर में उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के दौरे तय किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जहां 1 अक्टूबर को उत्तराखंड आने का प्रोग्राम है, वहीं 16-17 अक्टूबर को अमित शाह के देहरादून और हरिद्वार दौरे की तैयारी है। वहीं अक्टूबर में ही केदारनाथ दौरे के साथ पीएम के चुनावी दौरे की भी चर्चा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन जी और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, सभी के दौरे अगले 2-3 महीनों के अंदर उत्तराखंड के अंदर होने हैं और बहुत जल्दी यानी कि अगले महीने से ही अपने भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनका समय हमें मिलेगा और उनके दौरे उत्तराखंड के अंदर प्रारंभ होंगे। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री के दौरे में सबसे अहम गृह मंत्री अमित शाह का दौरा माना जा रहा है, जो हरिद्वार में संतों से मुलाकात के साथ चुनावी मूड भी भाप कर जाएंगे। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती और 2017 जैसी बात इस बार नहीं होने वाली। भारतीय जनता पार्टी
एक राजनीतिक दल है, उनके नेता आएंगे, अपनी बात कहेंगे, लेकिन उत्तराखंड के लोग जो है भाजपा के चाल चरित्र चेहरे को पहचान चुके हैं। बार बार जो है काट की हांडी नहीं चढ़ने वाली। बीजेपी के राष्ट्रीय नेता 2022 चुनाव से पहले जीत का मंत्र देने उत्तराखंड आने वाले हैं और बीजेपी नेताओं को यकीन है कि राष्ट्रीय नेताओं की रैली, जनसभा और मौजूदगी 2022 से पहले माहौल बनाने में मददगार होगी। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और अब खबर कोटद्वार से, जहां पर लैंसडाउन की पहाड़ियों के बीच बसे छोटे से हिल स्टेशन गुमखाल के बाजार से 150 से ज्यादा दुकानें हटाने की तैयारी की जा रही है। नेशनल हाईवे चौड़ीकरण की जद में आ रही दुकानों को हटाने के लिए मार्किंग का काम भी किया जा चुका है। वहीं दुकानें हटाने को लेकर व्यापारियों में अब भविष्य को लेकर डर का माहौल है। उनका यह कहना है कि बाजार को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाए। वो वही है कि जब से NH के चौड़ीकरण इन्होंने मार्किंग की है, उससे सभी व्यापारी वर्ग जो है एक तो बेरोजगारी कगार पे है, और कल को अगर इसमें अतिक्रमण होता है और होगा ये अतिक्रमण तो दोनों साइड खड़ साइड हैं, ये कहीं भी इधर उधर बढ़ने से रुक नहीं सकता है और इस मार्केट का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा और सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। लोहाघाट प्राथमिक स्कूल की एक ही छत के नीचे कक्षा 5 तक के बच्चों की पढ़ाई और कोविड वैक्सीनेशन का काम एक साथ किया जा रहा है, जिसे लेकर अभिभावकों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। अभिभावकों का यह कहना है कि कोरोना की वजह से 1.5 साल बाद छोटे बच्चों के स्कूल खुले हैं। ऐसे में स्कूल में चल रहे वैक्सीनेशन की वजह से बच्चों पर खतरा है। हालांकि प्रशासन ने स्कूल से वैक्सीनेशन सेंटर जल्द ही हटाने की बात कही। इसलिए हमें या तो वैक्सीन को हटाओ या तो बच्चों को छुट्टी करो या कुछ करो, यानी इधर यहाँ बच्चे पढ़ रहे, इधर ही वैक्सीन लगा रहे हैं, कल के दिन कुछ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। तो आपके माध्यम से मुझे ये सूचना मिला है, तो इसमें मैं अभी इमीडिएटली BO साहब को यहाँ पर बुला रहा हूँ और हम ये कोशिश करेंगे कि जो वहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर है, वैक्सीनेशन सेंटर को हम प्राइमरी स्कूल से अलग करेंगे। बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का कोई हेल्थ हैजर्ड नहीं होने देंगे। और अब खबर चमोली से है, जहां पर गिरसा गांव के नागद तोक में रह रहे ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है। यहां जरा सी बारिश होने पर बस्ती के ऊपर रोड कटिंग का मलबा खेतों में घुस रहा है। वहीं जिलासू आली गिरसा सड़क को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। बीते रोज हुई बारिश के चलते यहां सड़क पर भारी मलबा आ गया, जिससे सड़क बंद है। काट के सारा मलबा नहीं फेंक रहे नीचे, इससे हमारी सारी रोड खत्म हो गई है और ये बार बार बंद हो जाती है रोड। और ये कई जगह स्थिति इसकी इतनी खतरनाक है कि कहीं भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। यह है सुबह ग्रामीणों की सूचना पर यह है मौका निरीक्षण किया गया है और संबंधित विभागों को PMJSY पोखरी और PWD पोखरी को मेरे द्वारा जो है इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।